घटना तक बुक से आधुनिक इतिहास। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो विलियम फोर्ट विलियम। बर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानी कलिकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्होंने इस गांव के मालिकों को 1200 रुपया देना पड़ेगा। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंदी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो रेड ड्रैगन। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था तथा हॉकिंस ही प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। दिए गए विकल्पों में हेक्टर नहीं है तथा रेड ड्रैगन उसी जहाज के बड़े बेड़े में शामिल था जिसमें हेक्टर जहाज था। अतः प्रश्नानुसार सही है सही। और अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो सूरत। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। इसके पूर्व 1611 ईस्वी में मुसलिमपट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी कायम की थी। यह गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यह सूरत में की थी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो गोवा फ्रेंच का बस्ती नहीं था। पांडिचेरी, माहे, चंद्रनगर ये सब फ्रेंच की बस्ती था। गोवा पुर्तगाली की बस्ती था यानी मुख्यालय। गोवा का विजय अल्बुकर्क द्वारा 1510 ईस्वी में की गई। 1530 ईस्वी में यह पुर्तगाल का मुख्यालय बना दिया गया। पांडिचेरी, माहे और चंद्रनगर फ्रेंच बस्ती थी जबकि गोवा पुर्तगालियों के अधिकार में था। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो मुसलिमपट्टनम में। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मुसलिमपट्टनम में था। भारत में डचों की अन्य कोठियाँ थीं पुलिकट, सूरत, बिमलीपट्टनम, चिनसूरा, कासिम बाजार, पटना और बालासोर। 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी? तो ये कासिम बाजार में। सोलह सौ इक्यावन ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर से जिन क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए वह कौन सा है? वह है सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। सूरत में 1613 ईस्वी में, मद्रास 1639 ईस्वी में, बम्बई 1687 में और कलकत्ता 1698 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री लगाई। भारत में आलू की फसल शुरू की थी तो पुर्तगालियों ने। सबसे पहले भारत में आलू 17वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? तो कोचीन में।
पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में 1503 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो गोवा। प्रारंभ में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन का मुख्यालय बनाया गया था। 1530 ईस्वी में नीनो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार गोवा काफी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने पर बम्बई दहेज में मिला? तो पुर्तगाली। सोलह सौ इकसठ ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1664 ईस्वी में। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के शासनकाल के दौरान उसके प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1664 ईस्वी में एक फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई। इसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से भी जाना जाता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। यह 1773 से 1785 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के पद पर रहा था। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो ये पुर्तगाल भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। 16वीं शताब्दी में इसका हिंद महासागर से होकर होने वाले व्यापार का पूर्ण नियंत्रण था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है तो पुर्तगालियों को। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा दिया जाता है, जो एक पुर्तगाली थे। यह कालीकट के तट पर 1498 ईस्वी में पहुंचा था। यहाँ के स्थानीय शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया, जबकि स्थानीय व्यापारिक ने उसका विरोध किया। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। युवा सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट तट पर इसी मार्ग से आया था। भारत में सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाला कौन था? तो सबसे पहले पुर्तगाली आया और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गया। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत में आगमन हुआ। साथ ही भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपीय के रूप में पुर्तगाली का आगमन हुआ था। भारत के क्षेत्रों से वे सबसे बाद में गोवा को दिसंबर 1661 ईस्वी में छोड़ के गए। भारत में पुर्तगालियों सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे तो अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 के बीच में गवर्नर रहे। इसने भारत में एक प्रादेशिक व्यक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, जो 1792 ईस्वी में। सिंध संधि संधि के शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपये युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना था। साथ ही साथ जब तक रुपये के भुगतान न कर दे तब तक अपने 2 पुत्र को कर्नावलिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई। उनके द्वारा आरंभ पहलू प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब ही प्रमुख रूप से गुरु की स्थान प्रदान किया गया। खालसा की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। अकाल तख्त का निर्माण किया था, तो अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु हरगोविंद ने। सिख के 6वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अकाल तख्त का स्थापना की थी तथा उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला। उन्होंने अमृत शहर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का निर्माण भी कराया था। वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की थी तथा सिखों की सेना का संगठन कर आनंदपुर को अपना केंद्र बनाया। इस प्रकार 1999 में खालसा पंथ की स्थापना 300 वर्ष पूरे हो गए थे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु गोविंद सिंह की जीवनी लिखी? तो गुरु अंगद देव ने। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अंगद ने। गुरु अंगद देव, जिनका प्रारंभिक नाम लहना था, गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी। गुरु अंगद नानक द्वारा आरंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की आरंभ किया। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह को। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन 1699 ईस्वी में बैसाखी के अवसर पर किया था। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? तो 1843 में सिंध को अंग्रेजों ने अधिकृत कर लिया था। सिंध को 1843 ईस्वी में अंग्रेजों ने अधिकृत कर लिया। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो था। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो तलवंडी। गुरु नानक का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी ननकाना साहिब में 1469 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम कालू मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी था। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्यु दंड दे दिया। रणजीत सिंह की राजनीति राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसने धार्मिक राजधानी कहा था? तो अमृतसर को। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी।
इसका शासनकाल 1601 ईस्वी से 1639 ईस्वी तक था। निम्नोक्तों में से किसने बंगाल में सरकार का द्वंद्व प्रणाली समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल में क्लाइव द्वारा प्रारंभ की गई द्वंद्व शासन प्रणाली को 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया। किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रणजीत सिंह का बेड़े सम्मान से स्वागत किया? तो विलियम बेंटिंक्स। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक्स ने 1831 ईस्वी में रोपन में रणजीत सिंह के बड़े सम्मान से स्वागत किया। सरकार का कंपनी से सम्राट के अंतरण का लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को घोषित की थी। तो इलाहाबाद में। सरकार का कंपनी से सम्राट के अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गए महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह बहादुर शाह प्रथम के सबसे छोटे बेटे जहां शाह का पुत्र था। अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण इसे रंगीला की उपाधि मिली थी। इसी के शासनकाल में सैयद बंधुओं का अंत हो गया। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। इस दौरान दिल्ली का शासन मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने दिल्ली के शाही खजाने, मोती, हीरे, जवाहरात एवं संसार भर के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर अधिकार कर लिया। नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया तथा सिक्के जारी किए गए। नादिर शाह दिल्ली में लगभग 2 माह ठहरा। वापस जाते समय नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया था। खुतबे पढ़ने और सिक्के चलाने का अधिकार भी लौटा दिया। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो करनाल की लड़ाई में। नादिर शाह करनाल के युद्ध 13 फरवरी 1739 में हुआ। मोहम्मद शाह को पराजित किया था। नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, मार्च 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर लूटपाट और कत्लेआम किया। अवध के स्वतः राज्य का संस्थापक कौन था? तो सयादत खान। अवध राज्य अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में था। यह पश्चिमी में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनासा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता है। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में धाय की भूमिका निभाई। अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक सआदत खान बुरहानुमुल्क था। निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिखों के अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। गुरुपद 1675 ईस्वी में प्राप्त किए और जिन पर अपनी मृत्यु 1708 ईस्वी तक बने रहे। लेकिन 1699 ईस्वी में इन्होंने गुरुपद को समाप्त कर खालसा पद की स्थापना की थी। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिला लिया? तो 1849 ईस्वी में। सन 1849 ईस्वी में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस
को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मेसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। किस राजपूत शासक ने जीज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो राजा सबई जय सिंह। राजा सबई जय सिंह ने जीज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। 1510 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान को गोवा जीत लिया। पुर्तगाली संस्कृति के संबंध में भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो गोवा में। पुर्तगाली संस्कृति के व्यापक अवशेष भारत के गोवा राज्य में पाए जाते हैं। इसके कुछ अवशेष कोचीन से भी प्राप्त हुए हैं, परंतु व्यापकता को देखते हुए विकल्प ए सही था। अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? तो डच का। उपयुक्त देशों में इंडोनेशिया डचों के उपनिवेश था। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बायाना ले लिया तथा धीरे धीरे मालदीव पुंज यानी इंडोनेशिया में उन्होंने हरा कर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। डचों ने 1619 ईस्वी में पुर्तगालियों से जकार्ता भी जीत लिया था। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो बॉन्डीबास की लड़ाई। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक लड़ाई बॉन्डीबास जो 1760 ईस्वी में लड़ी गई। आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और काउंट लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना पूरी तरह पराजित किया गया था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो बॉन्डीबास की लड़ाई में। निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णायक हुआ? तो बॉन्डीबास की लड़ाई में। अब आगे दूसरा क्लास में।